हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, इस टॉपिक का मीनिंग पहले हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग इसके डेरिवेशनल पार्ट पे चलेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। और इसका जो फॉर्मूला है, जो अपने स्टडी करेंगे इसका फॉर्मूला, वो उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कई बार जो है वो एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में क्या है कि हमारे पास में दो वायर्स हैं जो कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। सपोज इनकी जो लेंथ है बहुत ज्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा नहीं है। ठीक है, फिर जितनी इनके बीच में डिस्टेंस है उसके मुकाबले में इनकी लेंथ बहुत ही ज्यादा है, तो वायर को क्या बोला जाएगा? इनफाइनाइट वायर बोला जाएगा, है ना। अब ये हमने फर्स्ट चीज स्टडी की इस बारे में। और हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। किसी भी करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इनफाइनाइट वायर का, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यहाँ पे ए क्या होती है? डिस्टेंस होती है। जैसे मान लीजिए कोई वायर है, जैसे ए डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये होती है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास में जो कंडीशन है यहाँ पे वो देखिए क्या है। फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। हमने ये भी एक टॉपिक पढ़ा पीछे कि हमारे पास में अगर कोई वायर हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, जिसके लिए हमने लेफ्ट हैंड रूल की स्टडी किया। और उस फोर्स की जो वैल्यू है, उस फोर्स की वैल्यू होती है आई एल क्रॉस बी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड और हमारी वायर जो है वो परपेंडिकुलर है आपस में, एफ की वैल्यू होती है आई एल बी साइन 90 डिग्री। दैट मींस एफ विल बी इक्वल टू आई एल बी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपने को ये दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो किसी भी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। और कोई भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है आई एल बी। अगर मैग्नेटिक फील्ड उसकी लेंथ के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, इन दैट केस उसके ऊपर फोर्स लगती है आई एल बी। ये हमने स्टडी किया था इससे पहले। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? अगर हम देखें कि ये दो वायर हैं, ये दो अपनी वायर्स हैं पी और क्यू वायर। ठीक है, अब जो क्यू वायर है, अगर आप ध्यान से देखें, क्यू वायर है वो पी वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। पी वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो होगी। कैसे पता चला? देखो, ये करंट कैरिंग वायर है तो इसके अराउंड क्या बनेगी? ऐसे सर्कुलर क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इसके अराउंड क्या बनेगी? सर्कुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरह से बनेगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये रखी हुई है। कौन रखी हुई है? क्यू वायर। तो क्यू वायर के ऊपर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और उसके ऊपर उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगी? क्यू वायर फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी। इसी तरह से यहां पे किसकी फील्ड है? यहां पे किसकी फील्ड थी? B1 थी। कौन सी वायर थी? इसकी B1 कह लो या इसको BP कह लो। P वायर की फील्ड थी, उसके अंदर कौन सी वायर थी? Q वायर थी। और यहां पे कौन सी वायर की फील्ड है? यहां पे है सब Q वायर की फील्ड है। और उसके अंदर किसको रखा हुआ है? P वायर को।
फील्ड कौन सी वायर की है, क्यू की, और वायर कौन सी रखी हुई है, पी। तो यानी दोनों टॉपिक हमारे मिक्स चलेंगे, एक की फील्ड होगी, दूसरे की क्या होगी, वहां पे वायर रखी होगी तो वहां पे उसकी फोर्स। ठीक है, इसकी फील्ड में ये वायर है, इसकी फील्ड में ये वायर, पी की फील्ड में क्यू वायर रखी हुई है, फोर्स उसके ऊपर लगेगी, क्यू की फील्ड में पी वायर रखी हुई है, फोर्स उसके ऊपर भी लगेगी। ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसको अपने स्टडी करना है, जिसको अपने को एक वायर की फील्ड में दूसरी वायर को रखा हुआ है तो दोनों केस पैरेलल चलेंगे, एक वायर की फील्ड निकालेंगे और क्योंकि दूसरी वायर उसकी फील्ड में मौजूद है इसलिए उसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो दोनों टॉपिक एक साथ चलेंगे, फॉर्मूलाज मैंने अभी आपको बताए थे वही चलेंगे। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, ध्यान से समझने का टॉपिक है और इसी के ऊपर बेस्ड आएगा एम्पियर, 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जो हम 1 एम्पियर को पढ़ते हैं I = Q/T, यहां से हम I की यूनिट जो निकालेंगे वो निकालते हैं कि 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग 1 सेकंड, देन इट विल बी इक्वल टू, करंट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर तो ये रॉन्ग है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इट इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो इसी टॉपिक से हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का, तो इसको स्टडी कीजिए आप लोग ध्यान से। देखिए ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ठीक है, और ये पी वायर, ये क्यू वायर। सबसे पहले इसके अंदर करंट की डायरेक्शन है आई और ये दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है सपोज ए, डिस्टेंस कितना है ए। तो अब मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अभी देखें यहाँ पे, तो ये मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, magnetic field due to wire P at a distance A. So B1 will be equal to mu naught upon 2 pi I upon A। अब देखिए यहाँ पे I की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे I की जगह पे आएगा I1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किस करंट के कारण बन रही है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण यहाँ पे क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण यहाँ पे क्या बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। उसकी वैल्यू क्या है, V1 = mu naught upon 2 pi I1 upon A। डिस्टेंस कितनी है, ये तो अपना हुआ फर्स्ट का B1। ठीक है, अब इस B1 की डायरेक्शन क्या होगी देखिए, तो डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट ऊपर की ओर है, यहाँ फिंगर को कर्ल करेंगे तो कुछ इस तरह की डायरेक्शन आएगी। देखिए इस तरफ जो है क्रॉस और इस तरफ आएगी डॉट, B1 ध्यान से। जो हम इस तरफ इसको ऐसे होल्ड करेंगे तो इधर ऐसे सर्कल चलेंगे, तो इस वायर के राइट साइड तो सर्कल कैसे जा रहा है, अंदर की ओर, और लेफ्ट साइड सर्कल कैसे आ रहा है, बाहर की ओर। यानी इस वायर के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे होगी, बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, और इस तरफ कैसे होगी, बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर। ठीक है, तो अब ये जो अपना जो है वायर क्यू इज, सिंस wire Q is placed in magnetic field B1, so it will experience magnetic force F, force on 2 by 1, force on wire 2 by wire 1, force on wire 2 by wire 1। अब हम इस सब को भूल जाएं, हमारे पास सिर्फ ये केस है कि एक वायर है Q जो कि ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है जो अंदर की ओर है,
यानी करंट इस तरह से है और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से, मैग्नेटिक करंट इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये प्लेस है वायर। तो उस केस में हमारे पास में फोर्स कितनी आएगी, F2 will be equal to ILB, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारे पास में इस टोटल जो लेंथ है वो कितनी है, इनफाइनाइट है इसकी। तो यहां पे हम क्या लें, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dl। यहां पे मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखिए, फोर्स ऑन स्मॉल एलिमेंट ऑफ वायर Q F, क्या बोलेंगे इसको, DF बोलेंगे क्योंकि स्मॉल एलिमेंट दिया है, DF21 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, ये आएगा IDLB। अब बताओ B किसका है, यहाँ पे B है, यहाँ पे फर्स्ट वायर का B1। करंट कौन सी वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, सेकंड में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किसका है, B1 का, लेकिन करंट किसका लेंगे, इसका। क्योंकि अब इसको भूल जाइए आप लोग सारा, क्या याद रखिए सिर्फ कि ये एक वायर है जिसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है, और I2 करंट फ्लो होने के कारण उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड B1 में रखा हुआ है, उसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, ILB। यानी कि अगर हम एलिमेंट लें तो एलिमेंट के ऊपर फोर्स होगी I2 into DL into B1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी है, B1, और करंट कितना पास हो रहा है इस वायर में, I2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको करंट कितना लेना है और वहां पे अपना जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है। मैग्नेटिक फील्ड तो B1 और करंट कितना है, I2, ठीक है। सो दिस इज ओवर DF की जो वैल्यू है ये रहेगी। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो DF21 विल बी इक्वल टू I2 DLB1 की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो वैल्यू क्या आएगी, μ0 I1 अपॉन 2πa। सो वी विल गेट DF21 इज इक्वल टू μ0 अपॉन 2π, and we will get I1 I2 upon A into DL। ये अपने पास में DF का क्या आएगा, रिलेशन आएगा। किस पे फोर्स निकाल लिया हमने, इस पे फोर्स निकाल ली, किस कारण से, इस। सबसे पहले क्या देखना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे कितनी है, B1, कैसे है, अंदर की ओर है, अंदर की ओर है। अब ये वायर इसकी मैग्नेटिक फील्ड में है, इसलिए इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी, एलिमेंट पे इतनी लगेगी, तो एलिमेंट पे फोर्स लगी इतनी, तो DF21 इज इक्वल टू I2 DL μ0 I1 2πa। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। और ये फॉर्मूला कौन सा यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, वायर अपनी ऐसे है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में मैग्नेटिक फोर्स है वो इतनी आएगी, साइन -1 हो जाएगा इसमें, ओके। तो ये अपना फाइनल फार्मूला आया, μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन DL। इसने जो इसके ऊपर लगाई, जिसने जो इसके ऊपर लगाई, क्यों लगाई, क्योंकि इसकी यहाँ पे फील्ड थी, उस फील्ड में ये था, ये भी करंट कैरिंग था, इसलिए इसके ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी। अब अपने इसकी इसके ऊपर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इस फोर्स की डायरेक्शन अगर हम निकालें, इस फोर्स की अगर हम डायरेक्शन निकालें तो वो डायरेक्शन कैसे आएगी, देखो जरा, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की ओर, करंट कैसे पास हो रहा है, ऊपर की ओर, तो फोर्स कैसे लगेगी, थंब की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द forefinger, current in the direction of magnetic in the electric current direction, and force will be along the thumb, ठीक है। तो मिडिल फिंगर करंट को दिखा रही थी, तो ये क्या आई, फोर्स की डायरेक्शन आई, फोर्स की डायरेक्शन कितनी आई, कौन सा ये
1, फोर्स ऑन 2/1, ये प्रिफरेंस है, ठीक है। और अगर हम निकालें फोर्स पर यूनिट लेंथ तो उसकी वैल्यू आएगी dF21 अपॉन dl, दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन E। ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये बड़ा, ये हमने पीछे किया था इनफाइनाइट वायर वाला, वहां से आया हुआ है। इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड वो जो किया था वहां से ये फॉर्मूला आया हुआ है। और dF21 अपॉन dl यानी कि हमने क्या किया, पर यूनिट लेंथ का निकाला तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन E। ये अपना आखिरी फॉर्मूला एक आया, F21 को हमने फाइंड किया इसके अंदर। तो इस पूरे को आप लोग नोट कर सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, तो कुछ देर में आप इसको जल्दी से रफ कॉपी में नोट कर लें। पॉइंट मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि एक वायर की मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर मौजूद है तो दूसरी वायर के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, क्योंकि फोर्स तो ये मांगती है ना कि एक वायर जो है उसके ऊपर दूसरी, एक जगह पे दूसरी अगर वायर मौजूद है तो फोर्स तो ये मांगती है कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। अब वो मैग्नेटिक फील्ड चाहे मैग्नेट की वजह से बने, चाहे करंट की वजह से बने, किसी और वायर की वजह से बने, तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। डायरेक्शन निकालना ही बहुत जरूरी है। इस डायग्राम में ये डायरेक्शन रहेंगी, अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे तो फील्ड और फोर्स की डायरेक्शंस भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी हमारी, ठीक है। इसको ध्यान रखें, अभी जल्दी से नोट कर लें इसको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट, अब हम लोग निकालेंगे फोर्स। अब हम लोग निकालेंगे B2। देखिए अब ये सेम प्रोसेस इसके लिए है कि Q की मैग्नेटिक फील्ड में P बैठा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है उन्होंने। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? इसके राइट साइड होगी अंदर की ओर, और इसके लेफ्ट साइड कैसे होगी? बाहर की ओर। देखो ध्यान से, ये तो किसका मार्क था? B1 का। यहाँ पे अगर मैं मार्क लगाऊं B2 का तो वो मार्क कैसा होगा? बाहर की ओर। इधर B2 कैसे होगा? अंदर की ओर। तो इधर तो अपने को जरूरत ही नहीं है, इधर कैसा होगा? बाहर की ओर B2 किसकी फील्ड है? इसकी फील्ड है। तो राइट साइड तो कैसे होगी? अंदर की ओर। लेफ्ट साइड कैसे होगी? वो बाहर की ओर। इधर कैसे होगी? अंदर की ओर। देखो ध्यान से, ठीक है, इस तरह से बाहर की ओर फील्ड है। अब इस सारे को भूल जाए अगर अपने इधर वाले को, तो ये जो वायर है B1 या P जो वायर है वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में है? B2 मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं होगी इसके ऊपर, क्योंकि खुद की मैग्नेटिक फील्ड वायर के ऊपर नहीं होती। इधर थी B1, इसके इस पॉइंट पे जहां पे वायर रखी हुई है वहां पे ए डिस्टेंस पे कौन सी फील्ड होगी? B2 कैसे होगी? बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो B2 की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन A। देखिए इसको हमने होल्ड किया, यहाँ पे किसकी फील्ड है? इस P वायर के पास किसकी फील्ड है? Q वायर की है। ऐसे हमने रखा, इधर से कैसे जा रही है? अंदर की ओर। इधर से कैसे जा रही है? बाहर की ओर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की ओर, ठीक है। तो यानी P वायर ऐसी जगह पे रखी हुई है जहाँ पे B2 मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन कैसे है? बाहर की ओर। तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? BF, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितनी लगेगी? BF12, फोर्स ऑन 1/2। दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देन वी विल गेट I1 dl into B2। देखिए ध्यान, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है यहाँ पे? B2। करंट कौन सा फ्लो कर रहा है इसके अंदर? I1। सो फोर्स विल बी I1 dl into B2। इसके ऊपर निकाल रहे हैं P वायर पे फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑन
वायर P। कौन सी वायर पे निकालना है? इस वायर पे निकालना है। dF12 will be equal to I1 dl B2। यहां से अपने पास जो है अगर हम वैल्यूज पुट करें तो dF12 की वैल्यू आएगी I1 dl mu naught upon 2 pi I2 upon A। So we will get dF12 is equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon A into dl। So we will get dF12 over dl will be equal to mu naught upon 2 pi I1 I2 upon A। सेम आएगा पर यूनिट लेंथ जो F12 आया था उतना ही पर यूनिट लेंथ ये आएगा। यहाँ हम देखें dF12 जितना आएगा उतना ही dF21 था। यानी जितनी फोर्स है ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उतनी फोर्स इसके ऊपर भी लगेगी। जितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही थी P के कारण Q पे लग रही थी उतनी Q के कारण P पे लगेगी। दोनों फोर्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो dF12 अपॉन dl हमने किया, सेम ये वैल्यू आई I1 I2। करंट किसका रखना था? I1, क्योंकि ये एक ऐसी वायर है जिसका I1 करंट फ्लो कर रहा है जो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है? B2 में रखी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको शो किया, ये अपनी वैल्यू आई। तेरे बच्चों अब मुझे आप ये बताइए कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? बाहर की ओर। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऊपर की ओर। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? बाहर की ओर। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऊपर की ओर। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये। दैट मींस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज F12। पर यूनिट लेंथ हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि वायर दोनों इनफाइनाइट लेंथ की हैं, तो उनकी लेंथ हम लोग फॉर्मूले में कैसे लेंगे? जो इनफाइनाइट लेंथ है तो उसकी जगह हम यूनिट छोटा एलिमेंट लेते हैं dl, उस dl पे हम लोग फोर्स फाइंड करते हैं और फिर उसको यूनिट लेंथ के लिए लिख देते हैं। तो F12 कैसे आया? देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर, करंट कैसे है? ऊपर की ओर। मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगी? इस डायरेक्शन में। बहुत ही ध्यान से वीडियो को बार बार देखें फिर समझें चीजों को। और पुराना जो है मैग्नेटिक फील्ड वाला, फोर्स वाला जो भी अपने पास में रूल्स है, राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग रूल, इनको आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके ये टॉपिक क्या होगा? कवर होगा हमारा। ठीक है, तब जाके ये टॉपिक हमारा क्या होगा? कवर होगा। बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। इस तरह से अपना दोनों फोर्स किस नेचर की आई? अट्रैक्टिव नेचर की आई। ये वायर इसको अट्रैक्ट करेगी, ये वायर इसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। दोनों वायर इसको क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, अगर ये करंट की डायरेक्शन को हम लोग डिफर कर देंगे, करंट की डायरेक्शन को हम लोग अगर बदल दें तो वायर के बीच में जो फोर्स होगी वो भी चेंज हो जाएगी। आपको लिए असाइनमेंट यही है कि अगर दो वायर है उनके बीच में करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है, एक में ऊपर की ओर एक में नीचे की ओर, यानी अपोजिट है, तो इनके बीच में फोर्स कैसा होगा ये आपको खुद फाइंड करना है और मुझे व्हाट्सएप पे आपको बताना है मैसेज करके कि एक वायर अगर ऊपर की ओर करंट फ्लो कर रहा है, एक में नीचे की ओर कर रहा है, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक है अभी तक का, इसको आप लोग नोट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद अपना टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर।
डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एम्पियर, जिसको इंटरनेशनल एम्पियर भी कहते हैं, इंटरनेशनल एम्पियर। इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर इस टॉपिक का डेरिवेशन आएगा तो उस डेरिवेशन में लास्ट के अंदर ये भी पूछा जाएगा, आल्सो डिफाइन द स्टैंडर्ड एम्पियर। जो स्टैंडर्ड एम्पियर है, जो एम्पियर की 1 एम्पियर की डेफिनेशन है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग दी गई है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग दी गई है, इस फोर्स के अकॉर्डिंग दी गई है, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा ना, उसके अकॉर्डिंग दी गई है। अकॉर्डिंग टू विच, अगर हम देखें, इंटरनेशनल एम्पियर बोलेंगे, स्टैंडर्ड एम्पियर किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम लोग जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो इफ देखिए म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू द पावर -7। ठीक है, म्यू नॉट अपने पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, dF12 अपॉन dl इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये आपने अगर देखें इसको, इसी को समझ लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, देखो अगर अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों ओर, तो ये कितना बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बन जाएगा। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई किसके इक्वल आया, 2 into 10 raised to the power -7। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई किसके इक्वल आया, 2 into 10 raised to the power -7 के इक्वल आया। तो dF12 अपॉन dl will be equal to 2 into 10 raised to the power -7 into 1 upon 1 मीटर। यानी हमने पहले ही कह दिया कि सपोज I1 equal to I2 equal to 1 यूनिट है, सपोज I1 equal to I2 equal to 1 यूनिट है, तो हमने इस फॉर्मूले में 1 बन रखा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के लिए क्या रखा, 2 into 10 raised to power -7 कैसे आया मैंने अभी आपको बताया है, और एक की जगह भी हमने क्या रखा, 1 रखा, तो हमारे पास में dF12 ओवर dl आया कितना, 2 into 10 raised to power -7। इसको 1 रख दिया, 1 यूनिट, I1 equal to I2 equal to 1 यूनिट, और dF1 अपॉन dl के अंदर I1 I2 की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया, एक की जगह क्या रख दिया, 1 मीटर। तो अपने पास में वैल्यू कितनी आई dF अपॉन dl की, 2 into 10 raised to power -7। तो यहां से अपने पास में रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया कि 1 यूनिट जब हमने करंट रखा है दोनों वायर में, यानी अगर दोनों वायर में करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, अगर दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है और उनके अंदर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो उनके बीच में जो फोर्स आएगी वो कितनी आएगी, 2 into 10 raised to the power -7, 2 into 10 raised to the power -7 न्यूटन। दैट मींस 1 एम्पियर करंट कितना करंट होता है, 1 एम्पियर करंट की वो वैल्यू होती है, 1 एम्पियर करंट की वो वैल्यू होती है अगर उतना करंट दो वायर में जो है, जो आपस में 1 मीटर डिस्टेंस पर हो, तो उनके बीच में इतनी फोर्स प्रोड्यूस कर दे पर यूनिट लेंथ, इतनी फोर्स पर यूनिट लेंथ लगने लगे, तो इन दोनों वायर में जो करंट की वैल्यू होगी वो इंडिविजुअली कितनी होगी, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। फिर से सुनिए, थोड़ी डिफिकल्ट है डेफिनेशन, कि अगर दो वायर है उनके अंदर करंट 1 एम्पियर फ्लो होता है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होने के कारण अगर वो वायर 1 मीटर डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में फोर्स कितनी आएगी, इतनी आएगी। यानी 1 एम्पियर वो अमाउंट है करंट का जितना अगर दोनों वायर में अलग अलग फ्लो करवाया जाए तो पर यूनिट लेंथ उनके बीच में फोर्स जो है इतनी हो जाएगी, पर यूनिट लेंथ उनके बीच में जो फोर्स है वो 2 into 10 raised to power -7 मिलेगी। और वायर कितनी दूर होनी चाहिए आपस में, 1 मीटर की डिस्टेंस पे होनी चाहिए। सो 1 एम्पियर करंट इज दैट मच करंट व्हेन विच इज
flows in two wires, which flows in two wires at 1 meter length and produce force between them 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton, which produce 2 into 10 to the power minus 7 Newton. So 1 ampere current is that much current which produce 2 into 10 to the power minus 7 Newton force between two wires which is placed at 1 meter from each other. काफी डिफिकल्ट डेफिनेशन है, बार बार इसको लिख के देखें, याद करें। तरीका यही है कि हमने सब कुछ क्या कर दिया, इसके अंदर 1 कर दिया, डिस्टेंस भी 1 मीटर रखनी है, दोनों में वायर में करंट भी कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो उससे उसकी जो फोर्स आई उतनी आई 2 into 10 raised to the power minus 7 न्यूटन जो फोर्स अपने पास है पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये अपना इसका टॉपिक है। थैंक यू सो मच।